इंद्राणी जीएस एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीपीएससी का घटना चक्र का सीरीज कर रहे हैं हम लोग और मॉडर्न हिस्ट्री में 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हमारी क्लास होगी वो चौथी क्लास होगी और कल हम लोगों ने देखा था आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था आधुनिक भारत में प्रेस का विकास और आपको आधुनिक भारत में प्रेस और शिक्षा का विकास हम लोगों ने देख लिया था कल की क्लास में। साथ साथ में हम लोगों ने धार्मिक सुधार आंदोलन भी देखा था। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घटना चक्र के क्लास को हम लोगों को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, इस चलते एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ साथ में भारत में जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं भारत में और भारत के बाहर, उसको भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास, पहला चैप्टर। आज का चैप्टर पहला नहीं, आज का चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए शुरू करते हैं मुकदमा घटना चक्र को लाइन बाय लाइन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। आप जानते हैं 1885 ईस्वी में इसमें हुई थी और ये होने वाला था पूना में। होने वाला था कहां? पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण पुणे में नहीं हुआ, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, याद रखिएगा। और व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इसको शुरू किया गया था आपको किनके प्रयासों से? तो A.O. ह्यूम के याद रखिएगा प्रयासों से। और A.O. ह्यूम आपसे पूछता है, ये एक आपको पक्षी वैज्ञानिक थे। A.O. ह्यूम जो थे स्कॉटलैंड के निवासी थे, पहली बात तो स्कॉटलैंड के निवासी थे और ये एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। और इन्हीं को महासचिव बनाया गया था, कांग्रेस के पहले महासचिव बनाया गया था, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि एकजुटता ना होने के कारण, शीर्ष नेतृत्व ना होने के कारण और एक लक्ष्य ना होने के कारण, इतना पावरफुल होने के बाद भी अंग्रेजों से हार गए। तो उसके बाद कई संगठन बनने लगे, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बहुत सारे बनने लगे और फाइनली 1885 में आपको WC बनर्जी के अध्यक्षता में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो पहले अधिवेशन में मात्र 72 लोग शामिल हुए थे, याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। मतलब एक ICS अधिकारी थे, ये अंग्रेज अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था आपको WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 लोग थे और सबसे ज्यादा लोग 38 प्रतिनिधि बंबई प्रांत से थे, याद रखिएगा। 21 सदस्य मद्रास से प्रांत से थे, 3 सदस्य बंगाल से और 7 सदस्य जो थे उत्तर प्रांत और अवध से थे, याद रखिएगा। और 3 सदस्य ही आपको पंजाब से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे, याद रखेंगे। आगे अगला क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कहां की गई थी? कहां हुई थी? तो बंबई में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, एक विज्ञानी, एक सामाजिक कार्यकर्ता या एक मिलिट्री कमांडर? राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो एक असैनिक सेवक थे, याद रखिएगा। असैनिक सेवक थे, मेन इनका पोस्ट था। ये आपको बात कर रहा है, संस्थापक की बात कर रहा है, तो A.O. ह्यूम की बात कर रहा है।
वैसे वो एक पक्षी वैज्ञानिक पहले रह चुके थे, लेकिन एक सिविल सर्वेंट थे, असैनिक सेवक थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ जस्ट 1886 में, वो कहां हुआ? तो कलकत्ता में हुआ, याद रखिएगा, कलकत्ता में हुआ। और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इन्हीं के नाम से, इन्हीं के, आपसे ये भी पूछता है कि कांग्रेस नाम का आपको आइडिया किसने दिया था? तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अच्छा, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी भी किसका है? इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी भी किसका है? थ्योरी किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, याद रखिएगा। तो दादा भाई नौरोजी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, याद रखिएगा। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ लेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी, याद रखिएगा। 1917 में एनी बेसेंट, 1917 में एनी बेसेंट, याद रखिएगा, एनी बेसेंट बनी थी। और 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। एनी बेसेंट आयरिश मूल की महिला थी। एनी बेसेंट जो थी वो आयरिश मूल की महिला थी। वर्ष 1907 से लेकर 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी, याद रखिएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर आर्कॉट और मैडम ब्लैटवस्की ने की थी, याद रखिएगा। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो होम रूल लीग का गठन भी 1916 में किसने किया था? तो आपको एनी बेसेंट ने किया था। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। 1947 से 49 तक वे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी रही थी, याद रखिएगा। तो आपसे पहली महिला गवर्नर भी अगर पूछेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। संयुक्त प्रांत जो अभी उत्तर प्रदेश है उसकी आपको गवर्नर रही थी, राज्यपाल रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी? किस वर्ष में एक भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो 1900, देखिए ई हो जाएगा आंसर, 1925 होगा, इसमें नहीं है। 1 2 3 4, चारों को चारों गलत है, तो ई हो जाएगा। 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी, याद रखिएगा। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भाई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो श्रीमती सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, भारतीय नहीं लगाया तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, एनी बेसेंट हो जाएंगी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो दूसरा आपको जो सम्मेलन हुआ था 1886 में, वो कलकत्ता में हुआ था। और बंगाल के एरिया में मुस्लिम लोग ज्यादा रहते थे, मतलब इस चलते 33 लोगों ने भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 33 लोगों ने। आइए इसको क्या हुआ जी? अच्छा चलिए ठीक है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। टोटल कितना भाग लिया था? 436, और पहले वाले में 72, याद रखिएगा। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, इसमें मात्र 2 मुस्लिम थे, तो दूसरे बार में कितने हो गए? तो 33 मुसलमान हो गए, याद रखिएगा। आगे, तीसरे सम्मेलन 1887 में 21 और चौथे सम्मेलन 1888 में 221 पहुंच गए। तो चौथे में देखिए, तीसरे में 21 हो जाएगा, चौथे में 221 हो जाएगा। लेकिन दूसरा आपको याद रखना है, पहला और दूसरा।
पहले वाले में मात्र 2 मुस्लिम थे और दूसरे वाले में 33 मुसलमान हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में हुआ था, याद रखिएगा। 1887 के मद्रास में हुआ था सम्मेलन। आइए पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले तो हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में, याद रखिएगा, मद्रास में। लेकिन दूसरे हो जाएंगे ये आपको रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी, ये हो जाएंगे दूसरे मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा, अबुल कलाम आजाद जो है, ये अबुल कलाम आजाद ने के पास रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा साल तक कौन रहा है, तो अबुल कलाम आजाद रहे हैं और सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष भी यही रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आजाद भारत में शिक्षा मंत्री भी थे। अल हिलाल, अल बिलाग और इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है अबुल कलाम आजाद की। आगे चलेंगे, देखिए 12वां अधिवेशन जो हुआ था 1896 में कलकत्ता में, उसमें रहीमतुल्लाह की सियानी में हुआ था, याद रखिए। वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 में बेलगांव कर्नाटका में है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आइए पढ़ लेते हैं। दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी नेहरू दास समझौता, गांधी स्वराजिस्ट पैक्ट को अनुमति दिया गया। याद रखिएगा, गांधी नेहरू दास समझौता जो हुआ था, गांधी नेहरू और दास, नेहरू मतलब ये नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। आप लोग को याद होगा ना, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर लिए थे। स्वराज पार्टी का गठन कर लिए थे। स्वराज पार्टी का गठन कर लिए थे 1923 में। कौन कौन? 1923 में तो मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री थे, और आपको सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास, सीआर दास को देश बंधु भी कहा जाता है। देश बंधु, याद रखिएगा, देश बंधु भी कहा जाता है इनको। दीन बंधु अगर पूछेगा तो सीएफ एंड्रयूज हो जाएगा, लेकिन देश बंधु अगर पूछेगा तो सीआर दास हो जाएगा। और सीआर दास ही 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बिहार में 3 अधिवेशन हुआ है ना जी, एक आपको बांकीपुर अधिवेशन 1912, फिर गया अधिवेशन 1922 और 1940 का रामगढ़ अधिवेशन जो झारखंड में अब चला गया, लेकिन उस समय बिहारी में ना था यार। आगे देखिएगा, सुरक्षा बल्ब सिद्धांत, सेफ्टी बल्ब थ्योरी। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। लाला लाजपत राय जी, जिनको पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब केसरी ने बोला, लाला लाजपत राय ने बोला कि देखिए कांग्रेस जो है ना, वो एक ऐसे, देखिए एक कुकर है, ऐसे एक कुकर बनाइए, एक आपको ऐसे कुकर देखते हैं ना, कुकर, और ये कुकर का हैंडल हो गया, ये क्या हो गया? कुकर का हैंडल हो गया। और ये जो है इसके ऊपर कुकर में देखिए ऐसे एक सीटी लगा हुआ है, कुकर में एक सीटी लगा हुआ है, कुकर में एक सीटी लगा हुआ है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो कुकर है, मतलब ये जो पूरा बर्तन है, ये बर्तन है आपको क्या? ये आपको ब्रिटिश, ये अंग्रेज आपको बर्तन है, ठीक है। और इसमें जो कुकर में जो दाने, दाल चावल जो पड़ा हुआ है, ये क्या है? ये भारतीय हैं, ये भारतीय हैं, याद रखिएगा। और ये जो ऊपर से जो आग लगती है, ये आग लगती है, क्या होता है? तो ये आग जो है ये आंदोलन है, आंदोलन। तो देखिए आपको लाला लाजपत राय का बेसिकली जो सेफ्टी बल्ब थ्योरी है, सेफ्टी बल्ब थ्योरी जो है क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि देखिए कोई भी जब आंदोलन होता है ना, कोई भी आंदोलन जब होता है, तो ये जो इसमें जो देखिए भारतीय इसमें जो फंसे हुए हैं, तो क्या होता है ना, ये फट जाता है। ये कुकर यहाँ से आंच जब तेज होता है, मतलब आंदोलन जब तेज होता है, तब ये फट जाता है।
तो इसमें इसको फटे नहीं बर्तन, इसके चलते क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक सेफ्टी वल्व लगा देंगे। एक क्या लगा देंगे, यहाँ पे सेफ्टी वल्व लगा देंगे, और यही सेफ्टी वल्व है कांग्रेस। कांग्रेस ही सेफ्टी वल्व है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये सीटी मारेगा, खूब सीटी मारेगा, खूब सीटी मारेगा, लेकिन ये जो बर्तन है वो ब्लास्ट नहीं करेगा और ये बर्तन सेफ रहेगा। तो आपको लाला लाजपत राय जी गरम दल के नेता थे, और उनको कहना था कि ये जो कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश की ही चाल है, ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ ही एक सेफ्टी वल्व है, याद रखिएगा। तो सेफ्टी वल्व का सिद्धांत किसने दिया था आपको, लाला लाजपत राय ने दिया था, अपनी पुस्तक यंग इंडिया में दिया था, याद रखिएगा। आइए पढ़ते हैं इसको। सुरक्षा वल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी, याद रखिएगा। ये किसका कथन है, लाला लाजपत राय का कथन है। आइए पढ़ लेते हैं। सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत यानी कि सेफ्टी बल्ब प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया है। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लॉर्ड डफरिन 1885 में जब कांग्रेस जब बना था, उस समय वाइसरॉय जो था लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा। और डफरिन की दिमाग की उपज मानते थे, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए किया है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों को प्रेरित करता है, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है। तो ये भी कथन किसका है, तो आपको लाला लाजपत राय का, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय अपने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सेवा या योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है। मतलब लोगों का इसमें कोई ये नहीं था, ना उनके द्वारा प्रेरित था, ना योजनाबद्ध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कथन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए ही मैं इसकी शांति प्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। वो यह कथन किसने बोला था, तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने यह बात बोला था। लॉर्ड कर्जन ने बोला था कि कांग्रेस जो है विनाश के तरफ जा रही है, लड़खड़ाते हुए दिख रही है, और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का शांतिपूर्व निधन हो जाए। अंग्रेजी शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, ठीक है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति का सबसे बड़ा प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन था। 18 नवंबर 1900 को कर्जन ने भारत के राज्य सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए मैं सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा था, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी तरह भी कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। 1904 में कर्जन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व से मिलने के लिए इनकार कर दिया था। तो ये कंजरवा जो था, इसने ऐसा ऐसा काम किया है। इसी ने बंगाल विभाजन किया था, बंगाल को दो भाग में बांट दिया था, जो हिंदू मुस्लिम में फूट की पहली चाल मानी जाती है। हिंदू मुस्लिम में जो फूट डाला गया था, तो यही कर्जन के द्वारा डाला गया था, बंगाल को बांट के। और बचा कुछ लॉर्ड मिंटो जो था, आपको मॉर्ले मिंटो जो पृथक निर्वाचन लाके क्या किया, लॉर्ड मिंटो अलग कर दिया। आगे देखते हैं, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और मेरा भारत में रहते हुए मैं महत्वाकांक्षा, वही क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। आगे देखिएगा, रजनी पाम दत्ता ने कहा वे साम्राज्यवादी से लड़ते भी थे और उनको सपोर्ट भी करते थे। ये क्वेश्चन पूछा है, ये बोला है रजनी पाम दत्ता ने कि वो साम्राज्यवादी जो है, मतलब साम्राज्यवाद जो है, जो अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं, उनको साम्राज्यवादी कहा जाता है। साम्राज्यवादी से वो लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे, मतलब दोगले प्रवृत्ति के थे, दोगलापन दिखाते थे। ये किसने बोला है, तो रजनी पाम दत्त ने बोला है। और किसके बारे में बोला है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोला है। रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो,
या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कांग्रेस जब प्रभावी बेसिकली कब हुआ, जब गांधी जी आए। भारत में दो दल हुआ करता था, एक था नरम दल और एक था गरम दल। नरम दल क्या करता था, सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान, चिट्ठी लिख लिख के थक जाता था और चिट्ठी अंग्रेज के टेबलों पर सड़ती रहती थी और कोई सुनने वाला नहीं था। वहीं दूसरे तरफ जो थे नरम गरम दल वाले थे, तो गरम दल वाले क्या करते थे कि प्रोटेस्ट करते थे, तो मतलब कहीं मतलब उग्र हो जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, मारा पीटी करते थे, तो उनको क्या करता था, पकड़ के जेल में सड़ा देता था कांग्रेस। और एक थे क्रांतिकारी लोग जो बम फोड़ते थे, गोली चलाते थे, उनको तो एक लोग अगर एक कोई आदमी बम फेंका तो 20 लोग को फांसी पे लटका देता था अंग्रेज। कि अगर कोई एक इंसान ने अगर गोली चलाई तो 20 लोग को ले फांसी पे लटका दिया, तो कि पूरा गांव का गांव ही मतलब सात पुश्त सोचे ना फिर से क्रांतिकारी बनने का। तो देखिए जब गांधी जी आते हैं तो गांधी जी पहले भ्रमण करते हैं और पूरे अच्छे से समझते हैं। उनके राजनीति गुरु थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी नरम दल और गरम दल के बीच में लेके चलते हैं और 1917 में आप देखते हैं चंपारण में कैसे गांधी जी हीरो बन जाते हैं। तो खैर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, 1 घंटा में हम लोग को पूरा कंप्लीट करना है, ये घटना चक्र का क्लास है। मिलेंगे किसी और क्लास में, सेशन में, तो अच्छे से हिस्ट्री के एक एक पहलू को देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अमरावती अधिवेशन को किसके 3 दिवसीय तमाशा कहा था। अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा देखिए किसने कहा था, तो अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। याद रखिएगा, कई बार पूछा है री एग्जाम ने, बीपीएससी 65वीं के री एग्जाम में पूछा है। अश्वनी कुमार दत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1897 में त्रिदिवसीय तमाशा बोला था, मतलब 3 दिन का तमाशा है कांग्रेस। कांग्रेस क्या है, 3 दिन का तमाशा है। अगला सवाल, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया हुई। देखिए 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया हुई। 1907 में देखिए क्या हुआ था, सूरत फूट हुआ था, आप लोग जानते हैं ना, सूरत फूट हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल बट गया था। नरम दल और गरम दल बट गया था, ठीक है, बट गया था। अब आइए देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, हाँ ठीक है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, यह भी ठीक है। कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, तो डी आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो 20वीं शताब्दी के जो शुरू में जो नरम दल और गरम दल में जो फूट पड़ी, कांग्रेस में फूट पड़ी, उसका रीजन तीनों का तीनों था। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियां भी थी, राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य भी थे और राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों पे भागीदारी भी थी, याद रखेंगे। देखिए 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों के आम जनता के बीच काम नहीं किया जाना, नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रम के अनुसार अपनी राजनीतिक में फेरबदल नहीं पाते थे। वह यह महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियां ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच, अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रीय दृष्टिकोण दोनों ही एक साथ गलत थे, दोनों में ही गलत थे। नरमपंथी एक समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उन्हें बातचीत कर रही है, और गरमपंथी ये नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर रही है। फलस्वरूप 1907 में अधिवेशन के कांग्रेस का विभाजन हो गया। देखिए कांग्रेस में नरम दल के नेता भी थे, गरम दल के नेता भी थे, और दोनों के दोनों से फायदा होता था, क्योंकि गरम दल के जो नेता थे उससे जो अंग्रेज थे डरते थे,
और उनके चलते ही बात सुनते थे, ठीक है। लेकिन बात तब तक सुनते थे ना कि जब तक कुछ किए नहीं। लेकिन देखिए जो गरम दल जो थे वो कवच का, नरम दल वाले कवच का काम करते थे, मतलब इनको प्रोटेक्ट करते थे। तो ये दोनों समझ नहीं पाए कि दोनों को एक दूसरे से फायदा है, एक से भले दो, दो से भले तीन, हम साथ साथ हैं, समझ नहीं पाए। और 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों के बीच में क्या हो गया, फूट पड़ गया, याद रखिएगा। अगला 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल के समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। देखिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और उसमें क्या हुआ, तो कांग्रेस और जो गरम दल और नरम दल है दोनों फिर से एक हो गया। तो याद रखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन के सत्र के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में नरम दल गरम दल क्या हो गया, पुनः एक हो गया, तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो गया। आगे देखेंगे 1918 में मेंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुरानी उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। देखिए 1919 में क्या आया था, मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड रिवॉर्ड आया था। मॉन्टेग्यू 1919 में आया था, मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार अधिनियम आया था 1919 में, ठीक है ना। और इसके चलते क्या हुआ था, तो कांग्रेस से तेज बहादुर सप्रू, ये जयकर और आपको चिंतामणि जो थे वो अलग होके भारत इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना करते हैं। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना करते हैं, याद रखिएगा वही चीज लिखा हुआ है। और कब करते हैं ये, तो वर्ष 1919 में, ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन नामक दल की स्थापना करते हैं। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, तो 1937 के फैजपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे कि बोले थे कि मेरा जो है राजा और रजवाड़ों पर मेरा क्या है, विश्वास नहीं है, मैं पूर्ण रूप से समाजवादी हूं। और याद रखिएगा कि भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई गई थी, कि मतलब जितने भी राजे रजवाड़े थे उनको मतलब समाप्त करने की नीति अपनाई गई थी। लेकिन जितने भी राज्य और रजवाड़े थे, याद रखिएगा जब देश आजाद हुआ तो 500 से ज्यादा राजाओं ने क्या किया, खुद से अपना मतलब राजपाट छोड़ दिया। बहुत बड़ा बात होता है अपना घर को दान में देना। आज आपका अगर जमीन रोड पर 4 लेन में चला आता है तो हम लोग, आप या हम क्या करते हैं, मुआवजा की मांग करते हैं और कोर्ट में केस भी करते हैं कि हमको 4 गुना नहीं 6 गुना मुआवजा चाहिए। लेकिन उस समय सोचिए अपना पूरा राजपाट को दे देना तो बहुत बड़ी बात होती है। आगे चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी कमेटी में वर्ष 1937 में भूस्वामित्व को समाप्त करने के लिए नीति अपनाई गई। संयुक्त प्रांत में काश्तकार बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में कृषक और साहूकारों के चंगुल से बचने तथा सिंचाई सुविधा से बचने के लिए प्रयास किए गए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन में आपको हरिपुरा में, देखिए हरिपुरा में 37 में 38 में हुआ था हरिपुरा के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद हुआ 1939 में त्रिपुरी संकट में क्या हुआ कि गांधी जी चाहते थे ना कि पटाभी सीतारमैया बने अध्यक्ष, और कांग्रेस के बाकी लोग चाहते थे कि फिर से मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को ही बनाया जाए। बहुत मतलब तगड़े नेता थे सुभाष चंद्र बोस। मतलब सुभाष चंद्र बोस आए तो बोले कि अब यही है ही जो कुछ कर सकता है। तो बोस ने देखिए, तो गांधी जी थोड़ा सा चिड़चिड़ा गए और दोनों के बीच में क्या हुआ, इलेक्शन हो गया। किसके किसके बीच में, पटाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में इलेक्शन हुआ और गांधी जी ने सपोर्ट दिया पटाभी सीतारमैया को। देखिए गांधी जी का मानना होगा वैसा, क्योंकि साउथ से प्रतिनिधित्व बहुत कम आता था,
बस नॉर्थ से ही आ रहा था, तो गांधी जी सोचे होंगे कि साउथ से बना दिया जाए, फिर से बाद में बोस बनेगा, सुभाष बाद में बनेगा। लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे, इसलिए वोट हुआ और पटाभी सीतारमैया बुरी तरह से हार गए। और गांधी जी ने बोला कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है, कि मतलब ये सीतारमैया नहीं हारा है, ये मैं ही हार गया हूं। तो ऐसा सुनने पर सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि गांधी जी आप काहे लग खिसिया रहे हैं, छोड़िए, मैं पद को त्याग देता हूं। और पद को छोड़ के 1939 में उन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आगे चलेंगे। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में, देखिए गुजरात अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ध्यातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हरा के अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में पद से इस्तीफा दे दिया था। राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह अध्यक्ष बनाया गया। जब इस्तीफा दे दिया गया तब राजेंद्र प्रसाद जी को, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति उनको बनाया गया। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद देखिए 1947 में भी पूछता है, 1947 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था, उसमें भी अध्यक्षता कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, ऐसे तो हमेशा पूछता ही है। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो कौन बने, राजेंद्र प्रसाद बने भाई। आगे देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1938 में 39 में, दोनों बार ना बने थे जी, एक बार तो बन के छोड़ दिए, तो बने ना, दोनों बार बने थे, तो ई हो जाएगा राइट आंसर, ई। ठीक है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की। देखिए क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में, 1942 में, और वेवल प्लान आया था 1945 में। तो सबसे ज्यादा देखिए 1940 से लेकर 46 तक, 6 साल तक लगातार रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैंने आप लोग को बताया था ना, सबसे ज्यादा यंग, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा भी रहे थे 1940 से लेके 1946 तक रहे थे। और क्यों रहे थे, कि उस समय वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, याद रखिएगा। और हिंदू मुस्लिम में भी समझिए कि मुस्लिम लीग वाला भी बहुत ज्यादा फुटर कर रहा था, इस चलते इनको रखा गया था। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड वेवल 1945 दोनों की से वार्ताएं की थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, जेबी कृपलानी। याद रखिएगा, जब आजादी हो गई थी उस समय आपको जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे, याद रखिएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उन्होंने कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन 1946 की अध्यक्षता चुना गया था, जिस समय वह आजादी के समय भी वो अध्यक्ष बने रहे। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन दिसंबर 1943 की अध्यक्षता पटाभी सीतारमैया ने की थी, याद रखिएगा। जब देश की आजादी के बाद 48 में जब अधिवेशन हुआ था, जो आपको हुआ था जयपुर में, उसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। चलिए देखिए, लिख रहा महात्मा गांधी ने बेलगांव, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर। देखिए लाहौर अधिवेशन में ही 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इसी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, और फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1937 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन में बने थे, कराची में। और कराची अधिवेशन में ही आपको फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का आपको बात रखा गया था, कि आपको पेशकश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32,
सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल राजेंद्र प्रसाद ने। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत की नाजीवादी, फांसीवादी तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप से कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे थे। देखिए क्या है, पढ़ लेते हैं अच्छा से। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो हुई थी अप्रैल से मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हो गए थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद के विरोधी थे जवाहरलाल नेहरू, और जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध जो होता था कि युद्ध अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त कर लिए थे। मतलब देखिए वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था ना, तो नेहरू जी का कहना था कि मतलब हम लोग नाजीवाद और फांसीवाद, जो फांसीवाद है मुसोलिनी का, जो मुसोलिनी जो बोलता था मुसोलिनी इज ऑलवेज राइट, जस्ट ओबे, बिलीव एंड फाइट। इटली का तानाशाह था मुसोलिनी और हिटलर था आपको जर्मनी का तानाशाह। इन दोनों का मतलब साथ नहीं देना चाहते थे, ठीक है। और जापान जो गुरिल्ला युद्ध करता था, छापेमार युद्ध करता था, देखा था ना, चुपचाप आया पर्ल हार्बर को उड़ा दिया। लड़ाई चल रहा था किसमें जापान का कोई लेना देना नहीं था। लड़ाई चल रहा था इधर आपको पूरा ब्रिटेन से, और आपको 2 फ्रंट वार खोला हुआ था हिटलर, ब्रिटेन पे भी और रशिया पे भी खोला हुआ था। और इधर अमेरिका क्या कर रहा था, बस हथियार सप्लाई कर रहा था। तो चुपचाप जापान आया, पूरा पर्ल हार्बर उड़ा दिया, बोला बहुत ज्यादा फुटर फुटर कर रहे हो, चुपचाप लड़ाई देखो, शक्ति इधर भी है। तो उसके बाद अमेरिका तिल मिला के परमाणु बम गिराया। आगे देखिएगा, जापान का हौले में मत लीजिएगा। आज जो देखते हैं ना, जापान इतना शांति प्रिय देश तो है, लेकिन जापान बहुत क्रूर देश था, बहुत क्रूर देश था। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना तो उसका कहानी ऐसा आप लोग को बताएंगे जापान के बारे में ना कि मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की चर्चा हुई? तो कराची अधिवेशन 1931। इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। वही चीज लिखा हुआ है, बस डेट है 29 से 31 मार्च। आगे देखेंगे, अब देखिए आगे है कांग्रेस में नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल है, देखिए। और इसके बाद क्या है आपको, तो क्रांतिकारी घटनाएं हैं। किसमें क्रांतिकारी घटनाएं हैं आपको? चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल सिद्धांत प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? लाला लाजपत राय ने लगाया था। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, देखिए अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे, ग्रामीण क्षेत्र से थे या शहरी क्षेत्र से थे, या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों से थे, या पंजाब से थे? तो शहरी क्षेत्र से थे, याद रखिएगा। जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्र से थे, और जो गर्मपंथी नेता थे वो ग्रामीण क्षेत्र से थे, याद रखिएगा। गांव के लोग थोड़ा सा जानते ही हैं, गांव के लोग थोड़ा सा ज्यादा मतलब आक्रामक होते हैं, और शहर के लोग थोड़ा सा ठंडा पड़ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं ज्यादा, इस चलते। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगड़ा, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए ये क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे बहुत शांति प्रिय इंसान थे, उग्रवादी नहीं थे, उग्रपंथी नहीं थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अच्छा, इन्हीं को गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गांधी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी को। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध नहीं थे, वह स्वभाव और मृदु न्याय प्रियता में विश्वास करते थे। उन्होंने पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार
उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों के पवित्रता में विश्वास करते थे। इनके विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए, चेला बन गए। 1889 में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मंच पर राजनीति भाग लिया और 1897 में उन्होंने दिशा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेली आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी चुने गए। हाँ, उनके बारे में दिया गया 1899 में गोपाल कृष्ण गोखले देखिए जो है थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी चुने गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्मपंथियों का प्रभाव कब आया? तो इनका प्रभाव आया 1906 के बाद। 1906 के बाद इनका प्रभाव आया, ठीक है ना, जब नरम दल गरम दल में बट गया 1907 में, जिसको सूरत फूट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो देखिए कौन सा नेता इसमें गरम दल से संबंधित था। दादा भाई नौरोजी नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, अरविंद घोष थे। अरविंद घोष, द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन इन्हीं की पुस्तक है, द लाइफ डिवाइन, डिवाइन और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया किनकी पुस्तक है? ये अरविंद घोष की पुस्तक है, याद रखिएगा। आइए पढ़ लेते हैं। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, ठीक है। ये गरम दल के 4 स्तंभों, अरविंद घोष जब जेल गए थे ना, तो जेल से जब निकले तब इनके जब मतलब अनुयायी जो थे बेचारे रोने लगे कि बाबा आप कैसे मतलब जेल में रहे, इतना मतलब हम लोग को बहुत दुख हुआ। तो बोले कि पागल उगल हो का जी, हम तो जेल गए तो मेरा तो जीवन है मेरा धन्य हो गया। तो बोला कैसे? तो बोले कि जेल में हमको श्री कृष्ण जी दर्शन दे दिए, हमको तो भगवान दर्शन दे दिए कि तुम जेल गए हो देश के लिए। सोचिए दिमाग, मतलब ऐसा बात जेल से निकल के आके बता दिए कि और लोग भी देशभक्ति जागे कि बाप रे, देशभक्ति में अगर जेल जाओगे तो भगवान का दर्शन होगा। तो ऐसे थे आपको हमारे अरविंद घोष, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी और पूर्णता असफल रही है। कांग्रेस की ब्रिटिश शासकों को अप्रसन्न करने का भय स्पष्ट न करने के लिए नीति कार्यकर्ता की संज्ञा दी जाती है। इसके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। यह भी बोला था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। ये भी किसने बोला था? अरविंद घोष ने बोला था। ये देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकलता उद्यान अन्य नामक मुरारी कपूर बगान बाड़ी में छापा मारकर 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अरविंद घोष को ग्रे स्ट्रीट में स्थित उनके घर में गिरफ्तार कर लिया गया। सभी के ऊपर अलीपुर बम षड्यंत्र केस के मामले में मुकदमा चलाया गया। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष पर लगभग 1 साल तक मुकदमा चला, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव पर उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वो आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग रहे, सन्यासी बन गए तथा पौंडीचेरी और पुडुचेरी चले गए। इनको चित्तरंजन दास ने बचा लिया था अलीपुर बम केस में। निष्क्रिय विद्रोह का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विद्रोह, निष्क्रिय विद्रोह मतलब देखिए का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंदो घोष ने। देखिए पैसिव रेजिस्टेंस पर लेखों की श्रृंखला सर्वप्रथम 1907 के मध्य वंदे मातरम समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरुद्ध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। यह भी आपको अरविंद घोष ने कहा था। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय तौर पर किनको नहीं जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है, इनको भी जाना जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को भी जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उग्रवादी नेता थे, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक जो थे, लाल बाल और पाल तीनों नरम दल की 3 जोड़ी थी, और बाल गंगाधर तिलक कभी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे, ठीक है ना, सबसे आगे थे। इन्होंने कांग्रेस के अनुनय विनय नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हमें
वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर 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 करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, कांग्रेस को बोला था कि कांग्रेस क्या करती है, वर्ष में एक बार आती है, बरसाती मेढक की तरह टर 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 करती है, इससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। ये किसने बोला था? तो आपको बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, मराठा, मराठा और केसरी, मराठा और केसरी जो है, केसरी, ये किसके द्वारा लिखा जाता था? ये आपको लिखा जाता था आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और आपको शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव जो है, शिवाजी महोत्सव, महोत्सव और गणेश महोत्सव, गणपति, गणपति, गणपति महोत्सव की शुरुआत भी की थी आपको बाल गंगाधर तिलक ने। उनको लोकमान्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है लोकमान्य की के नाम से जाना जाता था। कब से जाने जाने लगा ये पूछ रहा है। तो वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने तब, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया तब, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया तब, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव किया तब, सब का सब सही है। देखिए, आपको जो ऑफिसर रैंड की जो हत्या की थी लक्ष्मण कनकरे ने, तो शिवाजी की ये आपको बाल गंगाधर तिलक जो है, उन्होंने अपनी पत्रिका मराठा में लिख दिया था कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को चीर डाला था, उसी तरह मतलब जो हेमंत लक्ष्मण करकरे ने ऑफिसर रैंड की हत्या की है। एक प्लेग अधिकारी था ऑफिसर रैंड, जो क्या करता था कि मतलब बहुत महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार करता था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसके चलते तिलक को क्या बोल दिया था? वैलेंटाइन सिरोल एक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, जिन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना था, कि भारत में जो भी अशांति फैल रही है उसका जनक जो है वो बाल गंगाधर तिलक ही है। याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने। तो ये चारों का चारों तुम सही हो जाएगा। नेशनल हीरो के रूप में देखिए पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर डब्ल्यू.सी. रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 महीना के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वह जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य बोला गया। आगे देखेंगे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। ये किसका था? ये भी बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक का प्रयुक्त नारा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। तिलक द्वारा सर्वप्रथम कब दिया गया था? इससे लेकर विद्वानों के बीच काफी मतभेद है, लेकिन इस नारे की परिकल्पना 1890 के दशक में प्रारंभ हुई थी। विद्वानों का मानना है कि तिलक के करीबी सहयोगी जोसेफ काका बैप्टिस्टा ने सबसे पहले इस वाक्य को गढ़ा था। माना जाता है कि बैप्टिस्टा ने मराठी में संभवतः यह पंक्ति रचित थी, स्वराज्य ही माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मैं मिलनवारच, मतलब मैं उसको लेके रहूंगा। काय तो मी सांगितला। तिलक ने इस नारे को अपनाकर जन जन तक पहुंचाया। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस नारे का उपयोग सर्वप्रथम 1916 में किया गया था। कुछ स्रोतों के अनुसार 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने इस नारे का उपयोग किया था, किंतु इसका समर्थन ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब वही क्वेश्चन है, जन्म सिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जन्म सिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने दिनों के लिए? 6 सालों के लिए, 6 सालों के लिए जेल हुई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 साल के लिए जेल दे दिया गया और 1000 रुपए का जुर्माना लगा के उनको म्यांमार भेज दिया। सोचिए, इतना डर। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, क्या थी? कांग्रेस के नरम दल के जो नेताओं थे उनके आंदोलन की पद्धति थी असहयोग, अनुकूलन, प्रविघटन, राजावामान्य आंदोलन या अभिधेयक। पता नहीं भाई, हमको नहीं आता है, देख लेते हैं।
देख लेते हैं क्या था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति जो थी वो क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल एगिलेशन एगिटेशन एगिटेशन यानी कि राज्यवाम्यबद्ध आंदोलन। अच्छा ठीक है, हाँ, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करना। ठीक है, याद रखिएगा। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय थे, याद रखिएगा। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल के नेता थे, पूरे पंजाब के प्रतिनिधित्व थे। पंजाब केसरी भी इन्हीं को कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरुद्ध में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला जी के लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1918 को उनका देहांत हो गया। जब साइमन कमीशन आया था तब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और नेशनल कॉलेज के जो छात्र थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब उनके ही चेले थे, याद रखिएगा। तो लाला लाजपत राय की क्या हुआ? लाठी से मार मार के हत्या कर दी गई, और उस पे लाला लाजपत राय ने बोला था कि लाठी से किया गया मेरे शरीर पर एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के टायर में आखिरी ताबूत में आखिरी किल साबित होगा, याद रखेंगे। और इसी के बाद भगत सिंह वगैरह ने स्कॉट की, सॉन्डर्स की हत्या की और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, तो इसमें देखेंगे। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। टाइमिंग एक बार देख लेते हैं, लेंथ भी देखना होता है। अरे 51 मिनट हो गया। चलिए, अच्छा ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन होता था उसको अंग्रेज लोग बोलते थे कि ये लोग आतंकवादी हैं अंग्रेज के हिसाब से, लेकिन हमारे लिए महान क्रांतिकारी और महान महान शहीद हैं। चलिए देखेंगे। पहला सवाल कह रहा है किस वर्ष में वीडी सावरकर ने हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वीडी सावरकर कब? तो 1935 में, याद रखिएगा। 1935 में वीडी सावरकर वर्ष 1937 से 43 के मध्य तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक संस्था बनाई थी। तो 1938 हो जाएगा, सॉरी 1938, 1938 में निर्वाचित हुए थे हिंदू महासभा के अध्यक्ष, याद रखिएगा। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? मतलब शस्त्र के साथ क्रांति करना उसका उद्देश्य था। उसका नाम था रिवोल्यूशनरी सोसाइटी। ठीक है, अभिनव भारत इसी को कहते हैं, यंग इंडिया सोसाइटी, और या अभिनव भारत इसी को कहते हैं यंग इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी याद रखिएगा, या अभिनव भारत याद रखिएगा, इसी को कहते हैं। चलिए आगे पढ़ लेंगे। वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके अन्य सहयोगियों ने अभिनव भारत सोसाइटी यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी का एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, मतलब की स्थापना की, जो एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांति करना था। वीडी सावरकर के प्रयासों से 1999 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्थान ही वर्ष 1904 में अभिनव भारत बन गया। तो मित्र मेला 1899 में हुआ था, याद रखिएगा, और अभिनव भारत 1904 में हुआ था, यही बन गया था अभिनव भारत। दोनों का दोनों किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा चालू किया गया था, जिनको काले पानी की सजा दे दी गई थी, याद रखिएगा। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वीडी सावरकर। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो वीडी सावरकर ने संगठित किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, पूछ रहा है। काकोरी कांड जो काकोरी ट्रेन डकैती थी, जिसमें अब काकोरी ट्रेन एक्शन उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल थे, बिल्कुल, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, अशफाक उल्लाह खान भी थे, सूर्य सेन नहीं थे, और इन तीनों को ही फांसी मिल गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को मिला था, राजेंद्र लाहिड़ी को नहीं मिला था।
काकोरी हत्याकांड में, याद रखिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बिस्मिल अजीमाबादी की पंक्ति है। किसकी है? बिस्मिल अजीमाबादी की। बिस्मिल अजीमाबादी की पंक्ति है, जिनको पॉपुलर बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। सूर्यसेन जो थे कार्यकारी काकोरी कांड काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं थे, दिए गए विकल्पों में अन्य सभी संबंधित थे। 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? 1920 के मध्य। देखिए, हिंदुस्तानी सेवा दल मंडल की शुरुआत स्वतंत्र सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर NS हार्डिकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाना जाता है। इस दल की स्थापना 1923 में की गई थी। गांधी टोपी पहनते थे NS हार्डिकर, याद रखिएगा। NS हार्डिकर ने 1920 में हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना की थी। 1923 से लेकर 28 के काल में भारतीय जनजाति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति रिवाइवल का कारण क्या था? देखिए, हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, ठीक है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का संगठन, ये भी ठीक है। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, ये भी ठीक है। भारतीय की मांगों को अंग्रेज द्वारा अस्वीकार किया जाना। नहीं, क्या पूछ रहा है? रिवाइवल का कारण क्या था? क्रांतिकारी गतिविधि। अच्छा, 1923 से लेकर 28 के बीच में क्रांतिकारी गतिविधि जो फिर से जाग उठी, उसका कारण था असहयोग आंदोलन का वापस लेना। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया चौरी चौरा कांड के बाद, गांधी जी ने बोला कि ये भारतीयों की हिमालय से भी बड़ी गलती है। याद रखिएगा, गांधी जी का कारण क्या था? गांधी जी सोचे होंगे कि जब जलियांवाला बाग में थोड़ा सा आंदोलन करने के चलते इतने लोगों को अंग्रेज मार सकता है, जब 22 पुलिसकर्मी अंग्रेज के मारे जा चुके हैं, तब अंग्रेज क्या करेगा? ओपन फायर कर देगा, मतलब किसी को भी मार देगा। इस चलते भारतीयों को बचाने के लिए गांधी जी ने सारे लोग, सारे नरम दल गरम दल के नेता जो थे जेल में थे उस समय, असहयोग आंदोलन के समय, और गांधी जी ने बाहर से ही स्टॉप कर दिया। गांधी जी ने ब्रेक लगा दिया था, याद रखिएगा। इस चलते क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी फिर से शुरू हो गई थी। आगे देखेंगे, वही है इसमें। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी, याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा। देखिए, अक्टूबर 1900, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने कानपुर के क्रांतिवादी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। HRA की स्थापना की थी। और HSRA अगर पूछ लेगा तो भगत सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा। HSRA की स्थापना भगत सिंह ने की थी, ठीक है। और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना को लूटा गया। इस घटना को काकोरी कांड कहते हैं। वर्तमान नाम इसका काकोरी ट्रेन एक्शन है। इस कांड में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद जी जो थे फरार हो गए थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को और राजेंद्र लाहिड़ी को और रोशन सिंह को, 4 लोगों को इसमें फांसी दे दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन थे? HSRA के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह, याद रखिएगा। इसको पढ़ लेते हैं। काकोरी कांड एक्शन के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA को गंभीर झटका लगा, किंतु बाद में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला के मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नया नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन HSRA रख दिया गया। आगे चलेंगे।
निम्नलिखित पंक्तियों में को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने लिखा है? तो ये बिस्मिल साहब ने लिखा है। बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, बिस्मिल अजीमाबादी ने, पटना के ही थे। देखिए बिस्मिल अजीमाबादी, इनका जन्म जो था, वास्तविक नाम इनका सैयद शाह मोहम्मद हसन है। इनका जन्म 1901 में पटना में हुआ था, हरदास बिघा गांव में हुआ था इनका, याद रखिएगा। और किस पत्रिका में छपी थी? तो सबाह पत्रिका में छपी थी, याद रखिएगा, सबाह पत्रिका में। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? रचयिता इसके कौन है? सूर्य सेन नहीं है, भगत सिंह नहीं, चंद्रशेखर आजाद नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये आपको दिया था हसरत मोहानी में। हसरत मोहानी नहीं है तो भगत सिंह हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था, जिसको लोकप्रिय बनाया था महान शहीद भगत सिंह द्वारा। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध नारा अकबर इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था। हसरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी एवं उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया। मशहूर इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी ने दिया था। आगे चलेंगे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था। दोनों को गिरफ्तार करके ये उन्होंने बम फेंका था, बोला था, देखिए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अगेंस्ट में। क्वेश्चन पूछता है आपसे, पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ खाली जगह पर बम फेंका था, याद रखिएगा, जिसको लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चला दिया गया। लेकिन जब ये लोग पकड़ा गए जब ये लोग, तो लाहौर में सॉन्डर्स की जो हत्या किए थे, तो उनके चलते मुकदमा चला गया और इन तीनों को फांसी दे दी गई। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनके फांसी के समाचार से संपूर्ण देश में उदासी में डूब गया। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने का समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? उस समय भगत सिंह की उम्र थी 21 वर्ष से थोड़ा सा ज्यादा, 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा के थे। उस समय 8 विषयों के माहिर थे और 5 से ज्यादा भाषाएं बोलते थे। सोचिए भगत सिंह उस समय ऐसे ही बम चलाने नहीं चले गए थे। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष 6 माह थी। ठीक है, उनको फांसी दे दी गई थी 23 मार्च को। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? हानि रहित बम किसने फेंका था केंद्रीय इसमें? तो बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, याद रखिएगा। और भगत सिंह पिस्टल लिए हुए थे और पर्चा फेंक रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा दिए थे, यानी कि लॉन्ग लिव इंपीरियलिज्म एंड डाउन विथ लॉन्ग लिव रिवोल्यूशनरिज्म एंड डाउन विथ इंपीरियलिज्म। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अनुशीलन समिति, देखिए अनुशीलन समिति थी, क्या थी? नारी उत्थान के प्रति, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखती थी, या एक क्रांतिकारी संगठन थी? तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, किसके द्वारा? चिटगांव जो आपको ये है, ये आपको जतिन दा जो थे, मास्टर दा जो थे, चिटगांव शस्त्रागार के रूप में जाना जाता था। सूर्य सेन को आपको दास दादा के, मास्टर दादा के रूप में जाना जाता था। देखिए पढ़ लेंगे। चिटगांव शस्त्रागार घावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाली में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी
इसके सदस्यों ने अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रकीलता वाडेडर, गणेशा घोष, कल्पना दत्त तथा आनंद गुप्त प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मार्च 1930 को IRA के सदस्यों ने और सेना के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनपे मुकदमा चलाया गया। 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन जी की मृत्यु हो गई, उनको फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्रागार घावे से कौन संबंधित थे? तो सूर्यसेन संबंधित थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1923 से 28 के कार्यकाल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों को रिवाइवल का कारण क्या था? वही क्वेश्चन देखिए फिर से पूछ दिया है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का स्थगन करना, वापस लेना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश के जन आंदोलन मास रिवॉल्यूशन का कारण का चरण कमजोर पड़ गया और कांग्रेस की राजनीतिक काउंसलिंग एंट्री रचनात्मक कार्यों जैसे धाराओं में बट गई, जिससे बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति से मोह भंग हो गया। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से असंतुष्ट थे। यह रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह के अनुप्रीत होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत होने लगे। मतलब जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो जितने भी युवा थे ना, उनका मतलब विश्वास उठ गया गांधी जी से, और दूसरे देशों में जो आपको क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी उससे प्रेरित होके मतलब समझिए कि क्रांतिकारी बनने लगे यहाँ के युवा। चलिए अब देखते हैं एक और चैप्टर बस बच गया है, इसको छोटा सा चैप्टर है। टाइमिंग कितना हो गया? 1 घंटा 6 मिनट। चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। देखिए टाइमिंग से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देखा गया है कि टाइमिंग से आपको बहुत लेना देना होता है। 30 मिनट के अंदर का जो वीडियो है वो 700-800 लोग देखते हैं, और अगर कोई वीडियो 1 घंटा के पार चला जाता है तो उसका व्यू 100 पर ही अटक जाता है। इस चलते अब मेरा तो प्रयास यही है कि मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स थे, जो मैं पहले जिस क्लासेस में पढ़ाया करता था, उन लोग को पता चले, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता ना, या उस समय भी बोलता नहीं था। तो मेरा प्रयास यही है। तो आप लोग अगर मदद करिएगा, अगर आप लोग इस चैनल को शेयर करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा, हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी तो शेयर करिएगा, तो वो मुकाम हम लोग हासिल करेंगे। तब आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट, और जो बोलिएगा उसको कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, घटना चक्र हो, और लूसेंट तो हम लोग बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। लूसेंट का क्लास इतना अच्छा डिजाइन कर रहे हैं कि एक तरफ सब्जेक्टिव और एक तरफ ऑब्जेक्टिव को साथ साथ में लेके चलेंगे, और वो लाइव क्लास होगी हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामाजी कृष्ण वर्मा। 1905 में लंदन हाउस में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना की थी, ध्यान दीजिएगा। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर ने। ये तो हो ही गया है। लंदन में अभिनव भारत, वही क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है? देखिए भारतीय क्रांति की जननी जो है कहा जाता है किनको? तो मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जो थी, वो आपको पर्सनल सेक्रेटरी थी दादा भाई नौरोजी की, और इनको भारतीय क्रांति की जननी और भारतीय स्वतंत्रता की मां भी बोला जाता है, क्योंकि 1907 में इन्होंने, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में तिरंगा फैला दिया था, भारतीय झंडा। उस समय तिरंगा नहीं था, भारतीय झंडा जो था उसको फहरा दिया था, याद रखेंगे, ठीक है। वही सब लिखा हुआ है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो आपको स्टुटगार्ड में, याद रखिएगा। मैडम कामा को 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कब फहराया था? तिरंगा देखिए उसमें तिरंगा था लेकिन अशोक चक्र नहीं था, तो कहां फहराया था? तो स्टुटगार्ड में, ठीक है। आगे बस कुछ क्वेश्चन और बच गया है।
करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था। देखिए, करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा को गोली मारकर कर दी गई थी। वायली ने भारत के राज्य सचिव, राजनीतिक सहायक, पॉलिटिकल एडी डी कैंप के पद पर कार्य किया था। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसको मिला? तो ये देखिए, लाला हरदयाल को मिला था। लाला हरदयाल को 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के, इंडियन फिलोसफी के प्रोफेसर बनने का अवसर मिला था। लाला हरदयाल एक भारतीय क्रांतिकारी और विद्वान थे। इन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र और संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कब की गई थी पूछ रहा है। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना जो की गई थी, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा। देखिए, वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पेट्रियोटिक कोस्ट नामक संस्थान की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांसिस्को में था। इस संस्थान को गदर नाम से अखबार निकाला जाता था। ये संस्थान जो थी गदर नाम से अखबार निकालती थी। बाद में इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया था। लाला हरदयाल इस संस्थान के मिनीशी पत्र प्रदर्शक थे। इनके अन्य सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस और भाई परमानंद आदि थे। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता कौन थे? करतार सिंह, लाला लाजपत राय नहीं, करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा थे। देखिए, गदर आंदोलन से संबंधित। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूएसए में। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? अमेरिका में। जिम रैमन योजना से संबंधित व्यक्ति थे। जिम रैमन, जिम रैमन, देखिए, जिम रैमन योजना से संबंधित व्यक्ति थे। पढ़ लेते हैं इसको। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मांगने की योजना विदेश में रह रहे भारतीय सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम रैमन योजना कहा जाता है। अच्छा, देखिए, जब सरदार उधम सिंह जब गए थे ना, रेजिनाल्ड डायर, जब जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तब रेजिनाल्ड डायर जो था उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और ओ डायर जो था वो जनरल था, आर्मी का जनरल था। उसने गोली चलवाई थी। तो ओ डायर तुरंत मर गया था। 6 महीना बाद उसको पैरालिसिस हो गया था और ओ डायर मर गया था। लेकिन आर डायर जो था, रेजिनाल्ड डायर, वो जिंदा था। तो उसको जाके गोली मारे थे सरदार उधम सिंह लंदन में, याद रखिएगा। और उस समय लंदन में जर्मनी, देखिए, दुश्मन था। जर्मनी लंदन का दुश्मन था ही। तो भारतीय और जर्मनी मिलकर क्या करते थे? तो आर्म्स की सप्लाई करते थे, जिससे वो युद्ध लड़ सके इंग्लैंड में। तो जिसको क्या कहा गया है? तो जिम रैमन योजना कहा गया, याद रखिएगा। हिंदू जर्मन षड्यंत्र या जिम रैमन योजना कहा गया है। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वीरेंद्र भाई चट्टोपाध्याय, ये तीनों इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत 1914 में बर्लिन इंडिया कमेटी की स्थापना की थी। वर्ष 1915 में इस संस्थान को भारतीय स्वतंत्रता समिति, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के नाम से जाना जाने लगा। गदर क्रांति छिड़ने से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो देखिए, ये था आपका गदर क्रांति का लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। ठीक है, गदर क्रांति जो छिड़ी थी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी के चलते छिड़ी थी। चलिए, ये था आप लोग का घटना चक्र का, हम लोग का क्रांतिकारी गतिविधि देखें। कांग्रेस का हम लोग अधिवेशन, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ें, उसकी अध्यक्षता को पढ़ें, और अन्य भी जो हम लोग कांग्रेस के पूर्व जो ये था उसको भी पढ़ें।
अगर सेशन आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि घटना चक्र का बीपीएससी का ये सेशन को पूरा कंप्लीट कराया जाए, तो रिस्पांस थोड़ा सा दिखाइएगा अपने बस एक लाइक से। इतना मेहनत के बाद एक लाइक समझिए बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी देता है। तो दिखाइएगा जरूर और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा पॉलिटी, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल कंप्लीट करा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, और साइंस भी करा दिया जाएगा कंप्लीट। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।